हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज शुरुआत करते हैं अपन एक नए अध्याय की, और वो नया अध्याय है अपना 5वां। जो केमिस्ट्री के लेसन चल रहे हैं, 4 अध्याय अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए। अगला जो अध्याय है वो अपना 5वां अध्याय है, और 5वां अध्याय केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, क्योंकि केमिस्ट्री के 5 लेसन है अपने सिलेबस के अंदर। और 5वां लेसन जो है अपना वो है कौन सा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी अपन ने जहां जितने भी पीछे तत्व काम में लिए, जैसे कहीं सोडियम लिया, कहीं पोटेशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, ये सारे के सारे जो तत्व है, इन तत्वों को एक व्यवस्थित रूप से रख के अलग अलग समूहों में रख के उनका वर्गीकरण करना और उनको फिर याद रखना, ये वाला जो चीज है अपन इस पाठ में पढ़ने वाले। जैसे मान लो अपने को कह दे कि एक कोई कमरा सा है या एक कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर बुक्स स्टोर्स रखी है ना, सारी बुक्स स्टोर्स रखी है, हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर डाल रखी किताबें। और आपको कह दे कि वहां से एक उठा के आप है ना हिंदी की व्याकरण की किताब उठा के ले आए, तो हो सके वो एक पहले झटके में अपने को मिल जाए कि सामने जाते मिल जाए, और या वो जो पूरा कमरा भरा हुआ है उसमें से अपन एक एक करके छांटे, तब जाके अपने को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये बुक पड़ी है। और वही अगर बुक अपने पास एक कमरे के अंदर व्यवस्थित रूप से लगा रखे, यहाँ पे हिंदी की पढ़ी है, यहाँ सामाजिक की पढ़ी है, यहाँ संस्कृत की पढ़ी है, हिंदी के अंदर इधर हिंदी की पढ़ी है, इधर हिंदी ग्रामर की पढ़ी है, तो अपने को कहेगा कि है ना जाओ और वहां से हिंदी ग्रामर की बुक उठा के लाओ, तो अपन सीधे जाएंगे और वहां से हिंदी ग्रामर की बुक उठा के ले आएंगे। तो देखो ये वर्गीकरण कर रखा है, इनको व्यवस्थित जचा रखा है अगर किताबों को, तो अपने को वहां से कोई भी चीज लाने में या उन बुकों को अगर देखना है कि है ना भाई कहाँ पे हिंदी की बुक पढ़ी है, तो आसान हो जाता है। और ये अगर उथल पुथल सारी जगह जगह पटक रखी होती है ऐसी बुक्स, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना और उनकी पहचान करना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस हिसाब से यानी सभी तत्वों को अपन क्या करें कि आसानी से उनका अध्ययन कर सके, एक गुण वाले तत्वों को पास पास में रख सकें, इसके लिए अपन ने इन तत्वों का क्या करना शुरू किया, वर्गीकरण करना शुरू किया। तो आज का लेसन जो है वो अपना यही लेसन है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी अपना अध्याय 5 है, अध्याय 5। और इस अध्याय 5 का नाम है क्या, इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब देखिए इसमें क्या बातें ध्यान रखनी, मेन तो ये लेसन जो चलेगा वो वर्गीकरण पे चलेगा, बाकी फिर भी देखना याद रखना। यानी पहली बात आप इस लेसन में याद रखना कि वर्तमान में प्रकृति में उपस्थित, या ऐसे लिख दो में वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या, ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है ये पूछ ले आपको, तो आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। यानी अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ये आवर्ती है ना, आवर्त के रूप में बांट रखी है उसको। आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि उसके अंदर कितने तत्व है, वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात तत्व है। आपको पूछे कि वर्तमान में प्रकृति में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो अपने को कितने बताने, 118। इन 118 के अंदर ही प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, या ऐसे लिख दो में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों की संख्या, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों की संख्या, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है, 94 है, 94 है। मतलब जैसे अपने होता है ना मुख्य कलर, आपको पूछे तो 7 रंग होते हैं, मुख्यतः 7 रंग होते हैं, लाल पीला काला नीला हरा, जो भी होता है 7 रंग। और अगर अपन देखें तो अपने परिवेश के अंदर बहुत सारे कलर बन जाते हैं ना, यानी क्या करते हैं अपन 2 कलर को मिला के एक नया कलर बना लेते हैं, 3 कलर को मिला के एक नया कलर बना लेते हैं। वैसे ही प्रकृति के अंदर, यानी भगवान द्वारा निर्मित, प्रकृति का मीन्स जो भगवान ने पहले से बना रखा है, जो ईश्वर पद्धत है, जो प्रकृति ने दे रखा है अपने को पहले ही बना के, वो तो कितने तत्व है, 94 है। और इन तत्वों को जोड़ जोड़ा के कैसे करके नए तत्व बना करके वर्तमान में कितने तत्वों की खोज कर ली अपन ने, 118 की।
दोनों बातें याद रखनी, प्राकृतिक रूप से 94 तत्व उपस्थित है और कुल तत्व कितने अपने पास में 118 है। आगे चलिए देखिए, आगे आपसे पूछेगा कि ये जो तत्व है 118, इन तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको ये पूछेगा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बताता हूं, देखो ये जो तत्व थे इनकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी, तो आप ऐसे याद रखोगे इसको कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी जैसे अपन ने बात की थी कि सारे की सारे जितने भी तत्व 118 उनको तो अलग अलग याद रखना संभव नहीं है कि 118 में कि इसके क्या गुण होंगे, इसके क्या गुण होंगे, इसके क्या गुण होंगे। अब ये है कि अपने क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों का अलग अलग गुण क्या है वो तो एक शिक्षक के द्वारा पता रखना संभव नहीं हो पाता। तो शिक्षक क्या करते हैं, उनको समूह में बांट देते हैं कि ये थोड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, ये होशियार बच्चे हैं, ये थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देना, और वो एक ग्रुप बना देता है उसी चीजों का। तो वैसे ही क्या करते हैं, ये जो 118 तत्व हैं थोड़े से मिलते जुलते जिनके गुण हैं उनको एक अलग भागों में रख दो, और जो थोड़े से अलग वाले उनको अलग, और थोड़े से अलग, मतलब समान गुणों वाले तत्वों को क्या करो समूह के अंदर रख दो, जिससे अपने को क्या होगा, अध्ययन में आसानी हो जाएगी, याद करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसकी आवश्यकता इसलिए लिख दो, ऐसे लिख दो कि सभी तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए, ऐसे लिख दो, सभी तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए, आसानी से अध्ययन मतलब उनको याद रखने के लिए, समझने के लिए, सभी तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया, या किया जाता, ऐसे लिख दो, किया गया लिख दो, है ना। यानी आपको पूछ ले तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया, तो ये याद रखना सभी तत्वों का आसानी से अध्ययन हो सके, इसलिए तत्वों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। आगे चलिए देखिए, आगे और क्या बात याद रखनी है आपको, आगे बात याद रखनी है कि सर्वप्रथम जब ये तत्व मिल रहे थे, ये तो है नहीं कि 118 के 118 तत्व एक साथ में मिल गए थे, कहीं पड़े हुए थे अपने को मिल गए 118 तत्व। 118 तत्वों की खोज होने में एक बहुत लंबा समय लगा है, और अभी भी प्रक्रिया चल रही है नए नए तत्वों की खोज करना, उन तत्वों की क्या गुण हैं, क्या दोष है, उनकी जांच करने की। तो बहुत समय लगा। तो सर्वप्रथम जैसे जैसे तत्व खोजे जा रहे थे उस टाइप से क्या कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे। और सर्वप्रथम जो तत्वों का वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया, वो किया कि धातु और अधातु को दो भागों में बांट दिया, यानी तत्वों को दो भागों में बांट दिया कि एक तत्व होंगे अधातु और एक क्या होंगे, धातु। जो अपन ने पिछले अध्याय के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है, धातु और अधातु क्या होते हैं तीसरे अध्याय के अंदर। यानी धातु तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हो, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हो वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यहाँ आपको बात याद रखनी है क्या, कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण धातु अधातु ऐसे साथ में लिख दो, धातु अधातु के आधार पर किया गया। किसके आधार पर, धातु अधातु के रूप में किया गया, ऐसे लिख दो, धातु अधातु के रूप में किया गया या के आधार पर किया गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। समझ आ गई। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, धातु और अधातु दो भागों में बांट दिया कि कुछ तत्व है जो धातु है, कुछ अलग गुण दर्शा रहे हैं वो क्या है, अधातु है। इसके बाद में ये पूछ ले आपको कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। ये तो किसने किया ये नहीं पता, तत्वों का धातु अधातु में ये तो याद नहीं रखना अपने को याद रखना है। जैसे अपन ये जो लेसन पढ़ेंगे आगे, इस लेसन के अंदर अपन पढ़ेंगे 3-4 वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे पहला अपन पढ़ेंगे क्या, डोबेराइनर को पढ़ेंगे। पहला जो आदमी है वैज्ञानिक है वो कौन है, डोबेराइनर, इसको पढ़ेंगे डोबेराइनर के नियम को। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर, पढ़ेंगे न्यूलैंड को। तीसरा अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे अपन इसके अंदर मेंडेलीफ को। ये अपने ही किताब के अंदर दो नाम है, एक मेंडेलीफ है और एक मेंडेलीव है। तो मेंडेलीव है वो तो वहां पे अपन पढ़ते हैं विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, वो पौधों वाला है, मटर के पौधों वाला, और ये मेंडेलीफ है। और चौथी जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हेनरी मोजले की है, उसको आधुनिक आवर्त सारणी बोल दो।
चाहे उसका नाम लिख दो क्या, हेनरी मोजले। यानी इन 4 जनों का अपन इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी, डोबेराइनर ने की थी। तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। हालांकि इसके वर्गीकरण का फिलहाल कोई महत्व नहीं है, फिर भी इसको क्या करना, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था, जो नाम था इसका डोबेराइनर। तो मैं यहां लिख सकता हूं सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर के द्वारा किया गया, डोबेराइनर के द्वारा, डोबेराइनर के द्वारा किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। यानी प्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, आपको पूछ रहे तो किसका बताना है, डोबेराइनर का बताना है। अब इसने कैसे किया, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना है अपने को डोबेराइनर को। तो आपको एक बार ये 4-5 जो बातें मैंने लिखी, ये आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर 1-1 नंबर की। तो पहले आप इनको उतार लीजिए और बाद में चलते हैं आगे अपन डोबेराइनर ने क्या कहा था। जल्दी से इनको उतार लीजिए, बाद में चलते हैं अपन आगे डोबेराइनर के नियम पे। उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीन को पॉज करके आप उतार लीजिए। आगे चलते हैं और आगे हेडिंग लिखिए आप क्या, आगे हेडिंग लिखिए तत्वों, यानी डोबेराइनर का त्रिक नियम। क्या लिखिए हेडिंग, डोबेराइनर का त्रिक नियम। अभी बताते हैं, देखो ये त्रिक क्या बोला है। डोबेराइनर था वैज्ञानिक, इसने क्या किया, त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 होता है। वैसे देखें तो त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे पहली में हेडिंग डालू, पहला ही नाम लिख लेना, बोली क्योंकि वर्गीकरण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन। पहला डोबेराइनर का त्रिक नियम। किसका नियम, डोबेराइनर का, डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, इसको पहले समझिए, बाद में मैं इसको फटाफट लिख दूंगा, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। देखो डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने पहले क्या किया, जितने भी तत्व, लगभग इसके समय 33 तत्व ज्ञात थे, अपने को याद नहीं रखने। जब ये वर्गीकरण कर रहा था उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे, लगभग 33 तत्व, 33 तत्व ज्ञात थे अपने को। उन तत्वों को इसने क्या किया, इसने बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, या द्रव्यमान बोल दो। जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि जैसे ये होता है अपने परमाणु, परमाणु में नाभिक होता है, और आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 2 चीजें होती हैं। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इस परमाणु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो ये याद रखना, उसने क्या किया, इस परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन तत्वों को व्यवस्थित किया। क्या किया, परमाणु तत्वों के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते, जैसे मान लो 2-3 चीजें, एक 1 किलो का वाट है, 2 किलो का, 3 किलो का, ऐसे व्यवस्थित किया तत्वों को। मतलब किसी का वार 1 किलो था, उसको पहले रखा, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे रखा। यानी इसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित किया। और जैसे इसने व्यवस्थित किया तो इसने देखा कि ये जो 3 तत्व बन रहे हैं, जैसे बढ़ाता गया आगे तो ये बढ़ाता गया, इसने देखा कि ये जो 3 तत्व है ना, इनमें कुछ समानता है, इनके अंदर गुणों में या दोषों में जो भी है समानता है। इसने कहा कि इसका भार और इसका भार जोड़ लो, और इसका जोड़ के इसका औसत निकाल लो, वो किसका भार आ जाएगा, बीच वाले का। तो इसने कहा क्या, ये बात समझिए कि इसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए, पहली बात तो, इसलिए इसके नियम को क्या कहा जाता है, त्रिक नियम कहा जाता है। आपको पूछ ले डोबेराइनर के नियम को त्रिक नियम क्यों कहा जाता है, तो इसने क्या किया, 3-3 तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिक नियम। पहले मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ, डोबेराइनर ने, ऐसे लिख दो यहाँ पे, डोबेराइनर ने तत्वों को, डोबेराइनर ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बढ़ते कह दो या इसको क्या कह दो, आरोही क्रम में, बढ़ते या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 3-3 तत्वों के, व्यवस्थित किया तथा 3-3 तत्वों के समूह बनाए, 3-3 तत्वों के
समूह बनाएं जिसे त्रिक कहा जाता है, जिसे त्रिक कहा जाता है। तो पहली बात तो आपको पूछ ले, त्रिक किसे कहते हैं। तो डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के क्या बनाए थे, समूह बनाए थे, और उन समूह को क्या कहा जाता है, उन समूह को त्रिक कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना। आगे देखिए इसने क्या किया, इसने ये किया, आप समझिए, मैं लिख रहा हूं अभी। इसने जैसे तीन तत्वों में ले लो, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या लिया, तीन तत्व लिए, तीन तत्वों के समूह बनाए, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। आप अच्छे से जानते हो ये क्या है अपने पास में, लिथियम बोलते हैं इसको, ये लिथियम। ये क्या है अपने पास में, सोडियम, लिथियम, सोडियम, और ये क्या है अपने पास में, पोटेशियम। ये तीन तत्व लिए, जैसे इसने और समूह बनाए थे उनकी भी बात करते हैं। पोटेशियम, इसका परमाणु भार इसने कहा 6.9 है। परमाणु भार याद रखना पड़ेगा, अपने को रख लेंगे। इसका जो परमाणु भार है वो 39 है, सॉरी 39 पॉइंट कितना है, 39.0 है। अब इसने कहा कि आपको अगर इसका लाना है तो आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। औसत का मतलब होता है लिथियम और सोडियम के दोनों भारों को जोड़िए और उसमें कितने का भाग लगा दीजिए, सॉरी लिथियम और पोटेशियम के भारों को जोड़िए और आप उसमें किसका भाग लगा दीजिए, 2 का। तो जैसे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, लगभग लगभग किसके बराबर आ जाए, ये 23.0 के बराबर। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के क्या होता है, औसत के बराबर होता है, लगभग औसत के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, तो इसका नियम लिख दूं, ऐसे लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार बीच वाले तत्वों का, इस नियम के अनुसार बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के, अन्य दोनों तत्वों के, अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के, अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के उस लगभग, परमाणु भार के लगभग, पूरा पूरा ना आए तो भी चलेगा, लगभग औसत के बराबर होता है, लगभग औसत के बराबर होता है, लगभग औसत के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी, मेन ये वाली बात ही याद रखनी है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम को लिखे, ये लिखना है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है, लगभग। और जैसे आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे आप ये त्रिक लिख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये लिख लीजिए 6 और 3, और इसका ऐसे औसत निकाल लीजिए 23.0। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब हुआ क्या, देखो उस टाइम तो तत्व लगभग 33 ही थे, परंतु इसने जैसे व्यवस्थित करना शुरू किया, 2-3 त्रिक तो बने, इससे 3 त्रिक बन गए। देखो 3 त्रिक में यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे पहला त्रिक तो कौन सा बन गया, इससे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला त्रिक तो ये बन गया अपने पास में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सही आ रहा था एकदम। फिर बाद में क्या बना, देखो कैल्शियम, एक बना स्ट्रोंटियम, और एक बना क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, एक ये बन गया। और एक बन गया क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यानी ये 3 त्रिक ये बना पाया। इससे आगे इसकी त्रिक पद्धति असफल हो गई। भाई 3-3 के जोड़े तो बना देता, पर क्या नहीं आ रहा था, इन दोनों का औसत ये नहीं आ रहा था, इसलिए वो बात तो गलत हो जाती है ना। अगर सिद्धांत बना भी देते हैं तो वो बात गलत हो जाती है। तो ये बात, इसने जो त्रिक बनाए वो कितने त्रिक बनाए, सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही तत्व बनाए, 3 ही त्रिक बनाए। इनके बाद में इनकी त्रिक पद्धति जो थी वो क्या रही, असफल रही। तो यहाँ पे मैं इसकी लिख दूं, आपको पूछ ले इसकी कमी क्या थी या इसकी सीमाएं क्या थी, सीमाएं कह दो, या कमी का मतलब आगे कहां तक नहीं चल पाया। तो आप ये लिख दोगे कि यह, आप ये लिख दोगे कमी में यह केवल 3 ही त्रिक बना पाए। यह ना लिख के ये लिखो, ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए, 3 ही त्रिक बना पाए। इससे आगे इनकी त्रिक पद्धति असफल रही, ये बात लिख दोगे। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम, आपको अच्छे से याद रखना। एक बार दोबारा समझे क्या कह रहा है डोबेराइनर।
डोबेराइनर ने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया और ये पाया कि प्रत्येक तीसरा तत्व तीन तत्वों के समूह बनाए पहले तो, जिसको त्रिक कहा जाता है। फिर इन्होंने देखा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के क्या होता है, औसत के बराबर होता है लगभग, और ये इसने निकाल के बताया, ये होता है जो बुक में भी बता रखा है। फिर इसने और बनाए, बनाते बनाते ये अपनी जिंदगी में केवल 3 ही त्रिक बना पाए। आपको पूछ सकते हैं डोबेराइनर के 3 त्रिक लिखिए, ये 3 त्रिक लिखना, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला। तो पूछे कमियां क्या थी, तो कमी यही थी कि ये केवल और केवल 3 ही त्रिक बना पाया, इसके आगे इसकी त्रिक पद्धति असफल रही। तो ये आपको उतारना है, तो इसका पूरा जो ये सिद्धांत है उतार लीजिए। और इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे इसका है जॉन न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसको पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। आज की क्लास को तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।